देखिए भारतीय दंड संहिता देख रहे थे हम 1860। इसका जो अध्याय 7 है, सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों से है। ठीक है, अध्याय 7 केवल नाम याद रखना है इसका, अध्याय 7 का, इसको पढ़ना नहीं है आपको। इस चैप्टर में सेक्शन वाइज आप इंपॉर्टेंट चीजें अगर याद करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे परीक्षा में ये पूछा ही नहीं जाता। ठीक है, चैप्टर का नाम जरूर पूछ लेते हैं कभी कभी कि सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अध्याय कौन सा है। तो सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अध्याय कौन सा है? अध्याय 7। बस इतना याद रखना है, सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अध्याय कौन सा? अध्याय 7 है। बस इतना याद रखना। और आपको इसमें जो है कुछ याद नहीं रखना है, केवल एक धारा 136 याद रखना है केवल। सेक्शन पूछा जाता है अभित्याजक को संश्रय देना। ठीक है, 136 अभित्याजक को संश्रय देना। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा आप इसमें याद रख सकते हैं, सेक्शन 136 याद रख सकते हैं। और पोशाकों वाला कौन सा है इसमें? एक मिनट, 136 सेक्शन याद रखना है आपको। और सैन्य पोशाक 140। सैन्य पोशाक और टोकन धारण करने से संबंधित है 140, ये याद रख सकते हैं। ठीक है, 140 से याद रख सकते हैं, 136 से याद रख सकते हैं। ठीक, 136 और 140 केवल दो सेक्शन वाइज याद रख सकते हैं, 136 140 सेक्शन। वैसे पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको याद रखना हो तो याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पूछा ही नहीं जाता और ना ही ये इंपॉर्टेंट है, ना ही इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं। तो इसके बाद देखेंगे अपन अध्याय 8। अध्याय 8 जो है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है। अध्याय लोक शांति कह लीजिए या लोक प्रशांति कह लीजिए। ठीक है, अध्याय 8 है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विरुद्ध, लोक प्रशांति। एक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। ठीक है, ये देखेंगे अपन। ये जो चैप्टर है आपका अध्याय 8 लोक प्रशांति के विरुद्ध जो अपराध है, ये जो है आपका 141 से लेकर 160 तक जाता है। ये चैप्टर 141 से लेकर 100 कहाँ तक जाता है? 60, 160 तक जाता है, 160 तक जाता है। ठीक है, 141 से लेके 160 तक ये जो है चैप्टर आपका जाता है। सबसे पहली जो इसमें धारा है 141 विधि विरुद्ध जमाव, सेक्शन 141 क्या है? विधि विरुद्ध जमाव। ये इंपॉर्टेंट धारा है, विधि विरुद्ध जमाव। ये इंपॉर्टेंट धारा याद रखना है, 141 पूछी जाती कि विधि विरुद्ध जमाव से संबंधित धारा कौन सी है? विधि विरुद्ध जमाव से संबंधित धारा जो है आपकी 141 में दी गई है। अब बात आती है कि भाई विधि विरुद्ध जमाव है क्या? तो विधि विरुद्ध जमाव के लिए शर्तें इसमें लिखी हैं कि 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का उनमें से जिनमें वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य हो। तो विधि विरुद्ध जमाव पहली कंडीशन ये है कि विधि विरुद्ध जमाव होने के लिए कितने व्यक्तियों की संख्या आवश्यक? 5 या अधिक व्यक्ति। तो विधि विरुद्ध जमाव होने के लिए सबसे पहली कंडीशन यही है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, तभी विधि विरुद्ध जमाव का जो है गठन होता है। वो कब गठन होगा? जब नीचे 5 जो तरीके बताए हैं उन तरीकों में से कोई कार्य किया जाता है तो वो जमाव जो है आपका विधि विरुद्ध जमाव में बदल जाता है। कितने तरीके बताए गए? 5 तरीके कुल बताए गए। वो 5 प्रकारों में से कोई प्रकार का कृत्य किया जाता है या शामिल होता है कोई व्यक्ति उनमें, तो वो जमाव क्या कहलाता है? विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है। तो विधि विरुद्ध जमाव बनने के लिए कितने प्रकार बताए गए? कितने तरीके बताए गए? 5 तरीके बताए गए। उन्हीं 5 तरीके से कोई जमाव विधि विरुद्ध जमाव हो सकता है। केवल 5 तरीकों के अलावा कोई अलग तरीका नहीं है। तो 5 तरीके बताए गए हैं जिसके से कोई जमाव जो है विधि विरुद्ध जमाव हो सकता है। तो इसमें जो 141 में जो विधि विरुद्ध जमाव है इसको सामान्य उद्देश्य के नाम से भी अपन कहते हैं, सामान्य उद्देश्य।
एक शब्द आता है सामान्य उद्देश्य, उद्देश्य के अनुसरण में सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, सॉरी 149 में आएगा ये सामान्य उद्देश्य, ठीक है, ये 149 में जब आएगा अपन उसी में इसी में पढ़ लेंगे। तो सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है विधि विरुद्ध जमाव, इसमें लिखा 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनमें वह जमाव घटित होता है सामान्य उद्देश्य हो। कैसा हो? सामान्य उद्देश्य हो। 5 या अधिक व्यक्तियों का जो है सामान्य उद्देश्य हो। कोई जमाव का सदस्य विधि विरुद्ध जमाव गठित करता है जब उनका सामान्य उद्देश्य हो। ये सामान्य उद्देश्य कहाँ बताया गया है? ये आपका 149 में बताया गया है सामान्य उद्देश्य। तो पहले यही देख लिया कि भाई सामान्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि दोनों में आएगा भी सामान्य उद्देश्य क्या होता है। 149 में जो है आपका क्या बताया गया है? सामान्य उद्देश्य के बारे में बताया गया है। तो ये कहता है 149 की विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा। 149 पढ़ रहे हैं, वो कहता है यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभावित है जानते हो, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है अपराध का दोषी होगा। ये कह रहा है कोई भी जब अपराध किया जाता है किसके द्वारा? विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा। विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में, दोनों एक से लगते हैं इसीलिए विधि विरुद्ध जमाव का जो सदस्य है सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में जब उसके सामान्य उद्देश्यों के अग्रसर में कोई कृत्य किया जाता है तो क्या माना जाता है कि उसने जो है धारा 149 के अधीन सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में वो कार्य किया है, अगर वो उसका सदस्य होता है, केवल सदस्य होता है। एक आपने पढ़ा था धारा 34 सामान्य आशय, एक पढ़ा था आपने धारा 34, ये पढ़ा था 149 और 34, ठीक, ये 149 हो गया 149 और 34 में पढ़ा था आपने सामान्य आशय तो भाई ये जो दोनों धाराएं जो हैं इनमें फिर अंतर क्या हो जाता है, दोनों में अलग अलग। वैसे तो दोनों जो धाराएं काय से संबंधित है? आणविक दायित्व से संबंधित है। दोनों धाराएं काय से संबंधित? आणविक दायित्व, आणविक दायित्व। आणविक दायित्व का मतलब क्या होता है? भाई काम दूसरा कर रहा है लेकिन दोषी हमको भी ठहराया जा रहा है। दूसरा कर रहा है लेकिन हम भी दोषी हैं उसमें, क्योंकि हमारी उसमें सहभागिता है। अब सहभागिता कैसे है? या तो सामान्य आशय के रूप में होगी या सामान्य उद्देश्य के रूप में होगी, ठीक है। तो इसमें 34 और आपके 149 दोनों की दोनों जो है आपके आणविक दायित्व से संबंधित जो है अपराधों की श्रेणी में आते हैं। हालांकि इनमें कुछ अंतर भी हैं, छोटे मोटे अंतर भी हैं इसमें दोनों में। 34 और 149 में, 34 और 149 में थोड़े बहुत अंतर भी है। सबसे पहले 34 की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था मस्तिष्कों का मिलन। 34 के लिए जो है मस्तिष्कों का मिलन आवश्यक है। सामान्य आशय के लिए आवश्यक है कि सभी अभियुक्तों के मस्तिष्कों का जो है मिलन हुआ, मतलब यो योजना सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में वही हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है मस्तिष्कों का मिलन हुआ, मस्तिष्कों का मिलन जरूरी है। मतलब दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है, सामने वाले 2 पर्सन है तो दोनों के दिमाग में एक ही योजना होनी चाहिए एवं पूर्व नियोजित योजना के अनुसरण में कार्य। दूसरा इसमें जबकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मस्तिष्कों का मिलन हो, दोनों के दिमाग में एक ही योजना हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जरूरी है दूसरा पूर्व नियोजित कोई योजना होना चाहिए, नियोजित योजना होनी चाहिए, पूर्व नियोजित योजना होनी चाहिए। अब योजना चाहे घटना स्थल पे भी बन सकती है लेकिन कोई कुल मिला के एक योजना होनी चाहिए। इसके लिए ऐसा आवश्यक नहीं है कि कोई योजना वगैरह इसमें हो, कि कोई योजना बना करके लोग आए हों, है ना। कई बार क्या होता है जब क्या कहते हैं आपका 149 के शहर जो विधि विरुद्ध जमाव है वो सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में जो कार्यकर्ता पहले बढ़िया आए थे फिर बाद में हो जाता है उनका सामान्य उद्देश्य, तो उस हिसाब से भी दंडनीय हो जाता है। यहाँ पूर्व नियोजित योजना की जरूरत नहीं है 149 में, और इसमें जो है पूर्व नियोजित योजना की जरूरत है। जबकि सामान्य उद्देश्य के लिए अभियुक्तों का समूह द्वारा किए जाने वाले कृत्य के संभावित परिणाम की जानकारी होना पर्याप्त। इसके लिए केवल संभावित परिणाम
संभावित परिणाम, परिणाम की जानकारी होना पर्याप्त है। संभावित परिणाम का अर्थ है, एक मिनट, संभावित परिणाम का अर्थ ये है कि जो संभावित परिणाम का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए कोई जमाव था, जो विधि विरुद्ध जमाव था, आप जानते थे कि जो भीड़ में हम शामिल हो रहे हैं, हो सकता है कि हिंसा हो जाए। स्वाभाविक सी बात है, जब आप भीड़ का हिस्सा बनोगे तो हो सकता है कि वो हिंसा भीड़ जो है उग्र हो जाए और उग्र होने के बाद कोई अपराध वगैरह कर दे, ये आप जानते हो ना। तो केवल इतना जरूरी है इसमें कि आप उसको परिणाम को जानते हो कि जब भी आप कोई भीड़ की हिंसा में हुए हो, अब भीड़ पहले तो बड़ी आराम से चली जा रही थी, फिर आपको लगा कि नहीं ये अब हिंसक हो रही है, और फिर भी आप उसमें बने रहते हो, तो फिर आप 149 के तहत दोषी पाए जाओगे, अगर आप उसका संभावित परिणाम जानते हो तो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात आती भागीदारी की कि धारा 34 के लागू होने के लिए समान आशय को अग्रसर करने में सभी अभियुक्तों की प्रत्यक्षतः अथवा परोक्ष भागीदारी आवश्यक है। भागीदारी, कैसी भागीदारी आवश्यक है? या तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भी हो सकती है। अपन ने पढ़ा भी था, प्रत्यक्ष भी हो सकती है, सामने वो व्यक्ति खड़ा है वहां पे भी हो सकता है, या परोक्ष रूप से भी हो सकता है। ठीक है, परोक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो है इनकी भागीदारी हो सकती है धारा 34 को जो है गठित करने के लिए। जबकि सामान्य उद्देश्य में जो है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना पर्याप्त है, केवल सदस्य होना पर्याप्त है, इसमें भागीदारी की आवश्यकता नहीं। मतलब कोई भीड़ थी, हम उसमें जाके खड़े हो गए, जरूरी थोड़ी ना कि हम उस भीड़ के सदस्य, क्या कहते हैं, उसमें भागीदार हो। केवल भीड़ थी, हम भी चले गए उसमें, ठीक है, तो सदस्य थे बस उस भीड़ के, तो सदस्य होना इसमें पर्याप्त है 149 के लिए। जबकि इसमें जो है भागीदार होना जरूरी है, सहभागी होना जो जरूरी है। इसके अलावा सदस्यों की बात कर लें तो वो जो धारा 34 है, ये तो आप जानते हैं भी, धारा 34 का अपराध गठित करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 2। न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 2। और इसमें न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 5। ठीक है, और इसमें 2, तो इसमें 2 न्यूनतम सदस्य संख्या 2 है, और इसमें कम से कम 5 व्यक्ति होना चाहिए, तभी धारा 149 का अपराध बनता है। 5 से कम है तो फिर धारा 34 का अपराध जो है इसमें जो है बनता है। ठीक है, अब व्यापकता की बात करें कि भाई धारा 34 और 149 में कौन सी धारा ज्यादा व्यापक है। अगर कोई पूछे आपसे कि 34 और 149 में कौन सी धारा ज्यादा व्यापक है, ये 149 ज्यादा व्यापक है यानी विस्तृत है, या फिर 149 थे, तो 34 ज्यादा विस्तृत है। 34 धारा ज्यादा व्यापक है, ज्यादा व्यापक है, खुली हुई है, बिल्कुल ओपन माइंडेड कह लो। ठीक है, बिल्कुल खुली हुई है, व्यापक है ये धारा। अब आप कहोगे ये व्यापक क्यों, और ये बड़ी धारा है, ये इसमें बड़ा अपराध बन रहा है, तो बड़े अपराध से मतलब नहीं है। इसमें केवल 5 तरीके बताए गए हैं जो 5 प्रकार है भैया, उसी तरीके से जो होता है ना, तो इसीलिए जो है 5 उद्देश्य है वो जो है 149 सामान्य उद्देश्य की धारा, सामान, एक मिनट क्या कहता, व्यापकता की बात। तो ये जो है व्यापक इसीलिए कि इसमें जो 141 पढ़ रहे हैं हम, 141 में जो 5 तरीके बताए हैं, केवल उसी प्रकार से सामान्य उद्देश्य का अपराध हो पाता है। 149 में जो अपराध बताया गया है सामान्य उद्देश्य का, और सामान्य उद्देश्य का अपराध ही वो 5 तरीके बताए गए हैं तभी घटित होता है। मतलब कि इसमें ऐसा कोई नहीं है कि 5 तरीके और 10 तरीके, इसमें कोई तरीके ही नहीं बताए गए, इसीलिए ये व्यापक है। इसमें तरीके बताए गए, आप कहोगे कहाँ बताए गए, तरीके 141 में बताए गए हैं, जो अपन पढ़ेंगे अभी 5, तो वो 5 तरीके बताए गए हैं, इसीलिए मैंने पहले पढ़ा है। तो 5 जो तरीके हैं उसी प्रकार से सामान्य उद्देश्य का जो है अपराध घटित होगा। तो ये जो है सीमित है, ये 5 जो तरीके हैं केवल उधर ही तक सीमित है, जबकि ये व्यापक है, इसमें ऐसा कोई तरीके वगैरह नहीं बताए गए। ठीक है और दंड की बात करें तो आप जानते ही कि भाई 34 में कोई अलग से कोई दंड का प्रोविजन तो किया नहीं गया है। ठीक है, 34 में जो है अलग से कोई दंड का जो है प्रोविजन नहीं किया गया, जबकि धारा 149 में क्या गया, सामान्य उद्देश्य के आधार पर दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें दंड का प्रावधान किया गया है सामान्य उद्देश्य के रूप में, और इसमें जो है कोई दंड का प्रावधान जो है कोई अलग से जो है दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। जबकि 149 में जो है सामान्य जो है उद्देश्य के रूप में जो है दंड का प्रावधान किया गया है।
दूसरी जो आप जानते हैं कि धारा 34 अपने आप में कोई अपराध का गठन नहीं करती, जबकि 149 जो है अपने आप में जो है अपराध का गठन करती है। ये दोनों में मूलभूत अंतर है, ठीक है। 34 जो है अपने आप में कोई अपराध का गठन नहीं करती, जबकि 149 अपने आप में जो है एक अपराध का गठन करती है, ठीक है, अपने आप में अपराध हो जाता है। अब देखेंगे अपन ये वाला आपका जो है 141 विधि विरुद्ध जमाव, क्योंकि ये सब इसी से रिलेटेड है, सामान्य उद्देश्य की जो बातें हैं वो आएंगी। अब देखिए 141 कहता है कि 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य हो। तो ये कह रहा है 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है अगर वो जमाव के लोगों का क्या हो, सामान्य उद्देश्य हो। क्या हो, सामान्य उद्देश्य हो। उन लोगों का सामान्य उद्देश्य हो, और सामान्य उद्देश्य भी कैसा हो, वो 5 तरीके बताए गए। पहला तरीका क्या कहता है, पहला कहता है केंद्र सरकार को या किसी राज्य सरकार को या संसद को या किसी राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को, जबकि वह लोक सेवक, ये आपको एक बार पढ़ना है, कि विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना। तो सीधा आपको लिखेंगे आपराधिक बल या बल का प्रदर्शन, बल का प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना, ठीक है, ये लिखेंगे आपको। किसको आतंकित कर रहे हैं ये, आपराधिक बल या बल के पहले पढ़ ही चुके हैं, या तो केंद्र सरकार को कर रहे होंगे या राज्य सरकार को कर रहे होंगे, है, या फिर जो है कोई लोक सेवक है जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, कर्तव्य कर रहा है, ठीक है, तो उनको आप क्या कर रहे हो, आतंकित कर रहे हो, डरा रहे हो, भय दिखा रहे हो। जो प्रदर्शन कर रहा है, प्रदर्शन शब्द लिखा है, प्रदर्शन मतलब भीड़ करती है ना, प्रदर्शन, उग्र रूप भीड़ ने ले लिया, सरकार डर गई, सरकार को दबाव में ले आए, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको आपको उसको जो है विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा अगर ऐसा जमाव सरकार को या किसी लोक सेवक को कुल मिला के अंडर प्रेशर करने की कोशिश करता है। तो ऐसे जमाव को क्या माना जाएगा, ऐसे जमाव को विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। हर जमाव को विधि विरुद्ध जमाव नहीं माना जाता। आपने भाई कोई मीटिंग की, सभा की, हजारों सैकड़ों की संख्या में लोगों को बुलाया, तो वो जमाव विधि विरुद्ध जमाव थोड़ी ना, ये तो राइट है आपका, आप सभाएं कर सकते हो, संगठन कर, आप कुछ भी सभा करिए, अपनी बात रखी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप सरकार को दबाने की कोशिश करते हो, जब आप लोक सेवक जब आप अपनी विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, उसको दबाने की कोशिश करते हो, उसको आतंकित करने की कोशिश करते हो, किस तरीके से करते हो, आपराधिक बल या बल का प्रदर्शन द्वारा आतंकित करते हो, कि बोले अब हथियार उठा के दिखा रहे हो, हिला रहे हो, ये सारी चीजें, तो फिर क्या माना जाता है, उस जो 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 जमाव होता है, उस जमाव को जो है विधि विरुद्ध जमाव माना जाता है। ऐसे जमाव को क्या माना जाता है, विधि विरुद्ध जमाव माना जाता है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है किसी विधि के या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना, सीधा लिखेंगे निष्पादन का प्रतिरोध करना, का प्रतिरोध करना। मतलब सरकार ने कोई वैध आदेशिका निकाली, कैसी आदेशिका, वैध आदेशिका, कोई आदेश सरकार ने निकाला है ना, उस आदेश का जो है आप निष्पादन से क्या करते हो, उसको निष्पादन का प्रतिरोध करते हो, रोकते हो कि वो फॉलो ना हो पाए। कोई सरकार ने कोई आदेश निकाला है और उस आदेश का आप पालन नहीं करते हो या उसका प्रतिरोध करते हो, तो ऐसा जमाव के सदस्य जब इस प्रकार का कार्य करते हैं तो इसको भी विधि विरुद्ध जमाव माना जाता है। ठीक है, पहला तो हो गया सरकार को डराना धमकाना, लोक सेवक भी शामिल है उसमें। इसके अलावा सरकार का कोई निष्पादन योग्य कोई आदेश है जो विधि विरुद्ध, विधि के अनुकूल है या विधि के अनुकूल है, उसका आप क्या कर रहे हो, प्रतिरोध कर रहे हो, उसको रोक रहे हो कि भाई फॉलो ना हो पाए, तो इसको क्या बोला जाता है, इस ऐसे जमाव, जब जमाव इस तरीके का कार्य करता है तो उसको विधि विरुद्ध जमाव माना जाता है। और ये सब काम कौन कर रहे हैं, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, अकेला सिंगल आदमी नहीं कर सकता, 2-4 लोग मिलके भी नहीं कर सकते। 4 लोग क्या कर लेंगे सरकार का, और 4 लोग क्या डरा लेंगे, धमका लेंगे सरकार को, है ना। तो 4 लोग मिलके कर रहे हैं बोले, तो फिर आपका जो है विधि विरुद्ध जमाव वाला अपराध नहीं बनेगा। ठीक है, विधि विरुद्ध जमाव का तो नहीं बनेगा।
अब 4 लोग लगे हैं विदेश आदेश से, 4 लोगों को तो पुलिस डंडे मार के वैसे ही भगा देगी। अब भीड़ हो गई इकट्ठी, कई 5 से अधिक तो मान लिया गया है, 5 से अधिक संख्या में लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, तो फिर वही विधि विरुद्ध जमाव हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है तीसरा, किसी रिष्टि या आपराधिक अत्याचार या अपराध का करना। क्या क्या करता है? रिष्टि, आपराधिक अत्याचार या क्या करता है एक चीज और है, या अन्य अपराध करना। अन्य अपराध मतलब एक तरीके से ये कह लो कि जो भीड़ थी वो उग्र हो गई, नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, संपत्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। कोई की प्राइवेट प्रॉपर्टी है या कोई सरकार की जो प्रॉपर्टी, उसमें जाके धरना दे दिया, बैठ गए, घुस गए जहां आपको अधिकार नहीं है। अत्याचार तो वही होता है जो किसी दूसरे के अधिभोग में है और आपको उसमें राइट नहीं है जाने का, और चले गए, घुस गए, आपराधिक अत्याचार कर दिया। या अन्य कोई अपराध करते हैं आप, भीड़ मतलब जब उग्र हो जाती है ना तो अपराध करती है। देखा है ना आपने कि भीड़ उग्र हो गई, बोले बाजार बंद कराएंगे, बाजार बंद कराने पहुंच गए, जबरन लोगों से दुकानें करवा रहे हैं, शटर बंद कराने, है ना। उसके बाद अगर कोई बंद नहीं कर रहा तो उसे मार पीट रहे हैं, उसकी संपत्ति अगर नहीं बंद करी तो उसका सामान फेंक रहे हैं। तो इस प्रकार का जब भीड़ एक कह लीजिए हिंसात्मक जब काम करती है, तो ऐसे जमाव का जो सदस्य लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य कहलाते हैं। ठीक है, रिष्टि करते हैं, आपराधिक अत्याचार करते हैं या न कोई अपराध करते हैं, तो ऐसा जमाव क्या हो जाता है? ऐसा जमाव विधि विरुद्ध जमाव में बदल जाता है। एक बात और ध्यान में रखना कि कोई विधि विरुद्ध जमाव का गठन होने के लिए जरूरी नहीं कि कोई जमाव शुरू से ही विधि विरुद्ध जमाव रहो। हो सकता है कि कोई जमाव पहले विधि विरुद्ध ना रहा हो, विधि विरुद्ध जमाव ना हो, लेकिन बाद में विधि विरुद्ध जमाव हो सकता है। मतलब जब मीटिंग हो रही थी तब तो सबको पता था कि एक अच्छी बढ़िया धार्मिक मीटिंग हो रही है, लोग बागों को बढ़िया ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई कि लोगों ने हिंसा करना शुरू कर दिया, तो वो जमाव बाद में भी विधि विरुद्ध जमाव बन सकता है। जब लोग इकट्ठे हुए थे उस समय नहीं था, लेकिन बाद में वो विधि विरुद्ध जमाव बन सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले से ही कोई जमाव विधि विरुद्ध जमाव हो, इसके लिए ये जरूरी नहीं। आज हम गए, हमको सूचना मिली कि कोई धार्मिक सभा हो रही, हम बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, हमको सभा मिली, जानकारी मिली, हम उस सभा में शामिल होने चले गए। अब उस सभा में कुछ हो सकता है कुछ ऐसी बातें हुई हों जिससे लोगों की भावना उग्र हो गई और उन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू कर दी, ये आपराधिक अत्याचार कर दिया, रिष्टि करना। तो वो जमाव जो था, जो पहले विधि विरुद्ध जमाव नहीं था, बाद में विधि विरुद्ध जमाव में क्या हो सकता है? बदल सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे कहता है चौथा, चौथा कहता है किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना, या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से या जल उपभोग करने के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो उपभोग करने करता हो वंचित करना, या किसी अधिकार या अनुचित अधिकार को प्रवर्तित कराना। तो कुल मिला के अधिकार उपभोग से वंचित करना। सीधा शॉर्ट में लिख रहे हैं अपन, अधिकार उपभोग से वंचित करना। किसको वंचित करना? किसी व्यक्ति को। किस, अब वंचित करोगे तो स्वाभाविक सी बात है उसे डराना पड़ेगा, धमकाना पड़ेगा, है ना। जो व्यक्ति किसी चीज को उपभोग करने का हकदार है, मान लो आपकी जमीन है, आपका ये घर है, अब विधि विरुद्ध जो जमाव आया, आपको डरा के धमका के घर से खाली करा दिए, घर खाली करा दिए, निकाल दिया, तो ऐसा जमाव भी क्या हो जाता है? विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है। किसी अधिकार को, किसी जमीन को, किसी घर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे लोग आते हैं आपको डराते धमकाते हैं, या कोई मार्ग है जहां से आप निकलते हो वहां से निकलने से रोक दिया आपको, तो ऐसा जमाव क्या कहलाता है? ऐसा जमाव जो कुल मिला के आपके राइटों का उल्लंघन करता है। जो राइट आपको है, जो अधिकार आपको मिला हुआ है, जिन अधिकारों का इस्तेमाल आप कर सकते हो बेरोक टोक, कोई दूसरे व्यक्ति यानी ये विधि विरुद्ध जमाव के जो सदस्य हैं आपको आतंकित करके, भयभीत करके उस अधिकार को उपभोग करने से वंचित कर देते हैं, तो ऐसा जमाव क्या कहलाता है? ऐसा जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है। अब देखिए पांचवा, पांचवा क्या कहता है? पांचवा कहता है आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे करने के लिए वो वैध रूप से आबद्ध ना हो, या उसका लोप करने के लिए जिसे करने के लिए वह रूप से हकदार ना हो, विवश करना। सीधा लिखेंगे विवश करना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप किसी को मजबूरन कोई गलत या तो आप
जो काम उसको करना चाहिए था वो करने के लिए रोकते हो। अगर कोई व्यक्ति की कोई ड्यूटी है, कोई कर्तव्य है, उस कर्तव्य को करने से रोकते हो उसको, जो कार्य वो करता, अगर आप नहीं रोकते तो वो करता। या कोई ऐसा कार्य है जो उसे नहीं करना चाहिए था, आप उसको करने के लिए उसको मजबूर करते हो, विवश करते हो। तो अगर भीड़ के द्वारा ऐसा कोई कृत्य करने के लिए मजबूर किया जाता है किसी व्यक्ति को भी, किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को, जरूरी नहीं कि लोक सेवक हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आप किसी व्यक्ति को जबरन कोई काम करा रहे हो, जो अपराध है भाई वो नहीं करता, अगर स्वाभाविक सी बात है, अगर वो मजबूर नहीं होता तो नहीं करता। तो जब भीड़ के द्वारा ऐसा कोई काम कराया जाता है तो ऐसा जमाव भी जो है विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है। इसमें दो चीजें जरूर बार बार आती हैं, आपराधिक बल और आपराधिक बल का प्रदर्शन। दो शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपराधिक बल और आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा। ये सारे काम जो आप कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, आपराधिक बल और आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा। किसी को, या तो आप सरकार को ही आतंकित कर रहे हो, लोक सेवक को आतंकित कर रहे हो जब वो ड्यूटी का कर्तव्य कर रहा है अपना, या सरकार का कोई आदेश है, विधि के अनुकूल कोई आदेश है, उसका प्रतिरोध कर रहे हो आपराधिक बल या बल प्रदर्शन के द्वारा। आपराधिक बल या बल प्रदर्शन द्वारा क्या कर रहे हो, आप ये रिष्टी वगैरह कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, कोई अधिकार है वो करने का अधिकार है, आपराधिक बल या बल प्रदर्शन द्वारा उसको क्या कर रहे हो, उसको वंचित कर रहे हो उसके अधिकार से, या फिर उसको विवश कर रहे हो आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा। ठीक, तो ये 5 तरीकों से ही क्या हो सकता है, विधि विरुद्ध जमाव का अपराध घटित हो सकता है। स्पष्टीकरण लिखा है, कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं था, बाद में विधि विरुद्ध जमाव हो सकता है, जो मैंने आपको अभी पहले बताया। स्पष्टीकरण ये कहता है कि जो जमाव पहले इकट्ठा हुआ था वो विधि विरुद्ध नहीं था, बाद में भी विधि विरुद्ध जमाव हो सकता है। ये कहाँ कहा गया है, ये 141 के स्पष्टीकरण में कहा गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बात कहाँ कही गई है तो आपको याद रखना है कि 141 के स्पष्टीकरण में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध जमाव नहीं था, लेकिन बाद में वो विधि विरुद्ध जमाव का रूप धारण कर सकता है। विधि विरुद्ध जमाव का रूप कब धारण कर लेगा, जब वो 5 तरीकों में से कोई काम करने लगता है तो वो जमाव विधि विरुद्ध जमाव के रूप में हो जाता है। तो एक तरीके से क्या है ये, एक तरीके से ये हिंसा वाला अपराध है, भीड़ के द्वारा हिंसा। अगर आप अपन लोकल में समझने की बात करें, बिल्कुल देसी भाषा में, तो इसको ये कह लीजिए कि भीड़ के द्वारा हिंसा किया जाना है। ये क्या है, भीड़ के द्वारा हिंसा किया जाना, उपद्रव किया जाना, ठीक है, तोड़फोड़ किया जाना, ये वही है विधि विरुद्ध जमाव, मतलब भीड़ के द्वारा हिंसा किया जाना। ठीक है, अब बात आती है दंड। नहीं, दंड नहीं है, पहले विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य, सेक्शन 142, ये सदस्यता की बात है। विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य सीधा लिखेंगे, सदस्य काय का सदस्य, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कितने में बताया गया, 142 में। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए जो किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में शासित सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, यह कहा जाता है। क्या कह रहा है, उन तथ्यों से परिचित, परिचित, ठीक है, उन तथ्यों से मतलब ये जानते हुए कि भैया जी भीड़ क्या करने वाली है, उनसे परिचित होते हुए किसी जमाव में विधि विरुद्ध जमाव में बनाते हैं, उस जमाव में शासित सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है या शामिल होता है, एक मिनट, जानबूझकर, या सासे मतलब जानबूझकर, सासे क्या होता है, शामिल होता है या बना रहता है। दो बातें हैं, क्या मतलब इसका इसका मतलब ये है कि कोई भीड़ थी 5 से अधिक लोगों की, और आप जानते हैं कि भैया ये भीड़ का उद्देश्य क्या है, भैया परिचित थे उसके उद्देश्य से कि जो है तोड़फोड़ करने जा रहे हैं लोग, और फिर भी उसमें बढ़िया जानबूझ के आप शामिल होते हैं, मतलब जानबूझ के आपको पता है क्योंकि भीड़ क्या करेगी, और फिर भी शामिल होते हैं तो माना जाएगा कि आप विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य थे। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात कि जब आप शामिल हुए थे तब नहीं पता था आपको कि वो भैया जमाव जो है विधि विरुद्ध जमाव, लेकिन आपको बाद में उसका अंदाजा हुआ कि नहीं ये तो भीड़ उग्र हो रही है, और फिर आप उसका साथ नहीं छोड़ते हो, उसमें बने रहते हो, मतलब बना रहता है। पहले शामिल था तब नहीं था, मान लो कोई संगठन है, कोई भीड़ है, हम उसमें शामिल हुए थे कि भाई काम करने जा रहे हैं, बढ़िया जा रहे हैं, भीड़ जा रही है, जुलूस निकल रहा है, निकलते हैं ना जुलूस, उसमें हम शामिल हुए। अब हमें पता पड़ा कि जुलूस तो भाई भैया विधि विरुद्ध काम करने लगा है, विधि विरुद्ध जमाव वाले काम कर रहा है, और फिर भी हम अगर उसमें बने रहते हैं तो माना जाएगा कि हम विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि ये धारा ये कहती है कि भैया अगर आप पहले तो आप परिचित हैं तो उस ऐसी जब किसी जमाव में शामिल ना हो, और अगर आपको बाद में पता पड़ गया तो उस जमाव से अलग हो जाए, और नहीं करते आप उससे अलग या उसमें बने रहते हैं तो ये माना जाएगा कि आप उस विधि विरुद्ध जमाव के क्या थे, सदस्य थे। ठीक है, क्या माना जाएगा, विधि विरुद्ध जमाव के आप सदस्य थे। ठीक है, तो ये 142 में बताया गया सदस्यता के रूप में। ठीक, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कितना है, 142। तीनों सेक्शन याद रखना, 141, 42 और 43। 141 में विधि विरुद्ध जमाव, 142 में उसकी सदस्यता और 143 में उसका दंड है। ठीक है, दंड भी फिर अलग अलग प्रकार से अलग अलग दे रखे, लेकिन जो साधारण दंड है वो 143 में दे रखा है, दंड है। 143 में क्या दे रखा है, दंड। काय का दंड है, विधि विरुद्ध जमाव का। तो जमाव का दंड क्या लिखा है, लिखा है जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो कितना दंड है, 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। ये केवल सदस्य होने के लिए, फिर इसके प्रकारों के हिसाब से इसके दंड अलग अलग और हैं। तो ये सामान्यतः केवल सदस्यता के लिए है कि आप विधि विरुद्ध जमाव के अगर केवल सदस्य है, मेंबर है, अभी भले ही आपने कोई अपराध किया हो ना किया हो, ये मान लो आप 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से आपको दंडित किया जा सकता है। ठीक है, आप केवल विधि विरुद्ध जमाव में अगर शामिल होते हैं और पाया जाता है कि आप विधि विरुद्ध जमाव में शामिल थे, तो आप ये मान के चलो कि 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब केवल खड़े हो आप वहां जाके, तो इतने खड़े होने के लिए ही ये दंड, 6 माह तक का कारावास, भले ही आपने कोई पत्ता भी ना हिलाया हो। ठीक है, तो ये सजा तो आपके लिए नॉर्मल सजा है, केवल सदस्यता के लिए। ठीक, अब इसके प्रकारों के हिसाब से जो है इसके सजा के जो है दंडों के जो है प्रकार बढ़ जाएंगे। कि अगर मान लीजिए कोई जमाव जो है विधि विरुद्ध जमाव है, एक मिनट, विधि विरुद्ध जमाव जो है सेक्शन 144, अब इसके जो है प्रकारों के हिसाब से कई बार ऐसा होता है ना कि विधि विरुद्ध जमाव भैया घातक आयुध के साथ शामिल होते हैं, घातक आयुध मतलब हथियारों के साथ शामिल हुए तो सजा बढ़ जाएगी। घातक आयुधों के साथ, घातक आयुधों के साथ आप अगर घातक आयुध मतलब हथियार के साथ, बोले हथियारों के साथ सभा करेंगे और आप हथियारों के साथ शामिल हो जाते हैं सभा में। दूसरा भी लिख लीजिए क्योंकि सेम दंड है, 145। 145 क्या कहता है, 145 कहता है यह जानते हो कि विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश दिया जा सके, इसमें शामिल होना या बने रहता है। बिखरने के आदेश के बाद भी, बिखरने के आदेश के बाद भी बने रहना। बने रहना मतलब दो बातें हैं, एक तो आप हथियारों के साथ शामिल होते हो जमाव में 144 के तहत, या फिर जो विधि विरुद्ध जमाव था उसको बिखरने का आदेश दिया जाता है कि भाई जो भी जमाव में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य, पहले आदेश ही दिया जाता है कि बिखर जाए, और ऐसा आदेश दे दिया गया और फिर भी आप उसमें बने, उसमें हटते नहीं हो। तो इन दोनों अपराधों के लिए सजा कितनी है, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। इसके लिए कितनी सजा है, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। अब आप कहोगे कि भाई इसमें हथियारों है तो हथियारों, घातक हथियार है, फिर भी भैया हथियार के साथ गए हैं, अभी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, उस इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए भी आएगा। अभी केवल हथियारों के साथ आप जमाव में गए थे, लोगों ने कहा कि हम अपने बोले लाइसेंस लेके, बोले कई बार होता है ना, कई जलसे होते हैं, आपने देखा होगा कि अधिकतर धार्मिक समारोह होते हैं कई, या कई समुदाय होते हैं ऐसे जो निकालते हैं तलवारें लहरा के, या आप कह लीजिए बंदूकें लहरा के निकाल रहे हैं, है ना। इस तरीके के जब जलसे वगैरह निकाले जाते हैं तो उनके लिए कह रहा है कि भाई अगर ऐसा आदेश दे दिया गया है तो फिर वो घातक आयुधों के साथ, लेकिन वो जमा विधि विरुद्ध जमा होना नहीं चाहिए। आप ये मत सोचना कि भाई कोई धार्मिक जुलूस अगर अगर उसको अनुमति है और वो निकाल रहा तो वो जमा विधि विरुद्ध जमा थोड़ी ना होगा। विधि विरुद्ध जमाव के लिए 5 कंडीशन है जरूरी। ठीक है, कोई भले ही हथियार से निकाल सकता है अगर अनुमति हो उसे तो, लेकिन 5 कंडीशनों के अधीन होना चाहिए। 5 कंडीशनें अगर हैं, 5 कंडीशनें हैं तो ही वो जमा विधि विरुद्ध जमाव होगा। तो विधि विरुद्ध जमाव कब होता है, कुल मिला के आतंकित करना, भय और आतंक फैलाने के लिए अगर कोई करता है तो फिर वो विधि विरुद्ध जमाव हो जाता है। बल, आपराधिक बल होता है, आपराधिक बल का प्रदर्शन होता है उसमें, तब वो हो जाता है। ठीक है,
तब वो जमाव कहलाता है। ऐसा नहीं कि हर जमाव को आप विधि विरुद्ध जमाव कहने लगो, बोले सर ने बताया था वो जमाव, बोले कोई धार्मिक जुलूस जा रहा है तलवार लेके, आप कहो कि नहीं जी विधि विरुद्ध जमाव, वो विधि विरुद्ध जमाव नहीं होगा। विधि विरुद्ध जमाव होने के लिए आपराधिक बल और आपराधिक बल का प्रदर्शन जरूरी है। आप 5 तरीके पढ़ोगे उसमें देखोगे, ठीक है। तो ये तो समझने के लिए अपन कह रहे हैं कि मान लो कोई सभा हो रही, कुछ हो रहा है, तो हथियार वगैरह लेके चल रहे हैं, तो वो जमाव ऐसे अगर ऐसा जमाव अगर विधि विरुद्ध जमाव है तो उसको 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये समझने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि आप कहोगे कि 2 वर्ष केवल छोटी कम सजा क्यों है, घातक कभी उनने इस्तेमाल नहीं किया किसी पे, केवल लेके चल रहे हैं, इसीलिए 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है, ठीक है। और अगर कोई बिखरने का आदेश दे दिया गया है कि भाई बिखर जाए और फिर भी बना रहता है, तो भी 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को जो है क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है, ठीक है। तो 144 145 हो गया आपका, 146 बलवा है, 146 में बलवा है और 147 में बलवा के लिए जो है दंड है। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन। 146 क्या है, बलवा। देखिए आईपीसी में अपराध जितने लिखे हैं ना वो सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, बढ़ता हुआ रूप है। अब ये विधि विरुद्ध जमाव था, अभी विधि विरुद्ध जमाव बलवा में बदल जाएगा। जो विधि विरुद्ध जमाव था ये उसी का बड़ा हुआ रूप है। पहले जमाव विधि विरुद्ध होता है और फिर वही विधि विरुद्ध जमाव काय में बदल जाता है, बलवे में बदल जाता है। बलवे में कब बदल जाता है, जब बल और हिंसा का प्रयोग होता है। इसमें लिखा है जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। तो कुल मिला के जो विधि विरुद्ध जमाव था वही बलवे में बदल गया। कब बदल गया, जब बल और हिंसा का प्रयोग किया गया। बल और हिंसा का प्रयोग जब उसमें हो जाता है तो वो जो बलवा था, सॉरी जो विधि विरुद्ध जमाव था वो बलवे में बदल जाएगा। जब बलवे में कब बदल जाएगा, जब बल और हिंसा, बलवा शब्द बना ही उससे, बल और हिंसा, बलवा उसी से बना है, बल प्लस हिंसा बराबर बलवा, ठीक है। इसका परिभाषा ये बल प्लस हिंसा बराबर बलवा, ठीक है। इसी से बना हुआ शब्द है। जहां बल और हिंसा का प्रयोग होता है वहां बलवा बन जाता है। कौन के द्वारा, विधि विरुद्ध जमाव के विधि विरुद्ध जमाव के जो लोग हैं उनके द्वारा या उनका किसी सदस्य के द्वारा। किस लिए, सामान्य उद्देश्य, समान आशय या सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य को के अग्रसरण में अगर वो बल या हिंसा का प्रयोग करता है, किसी भी सदस्य द्वारा किया जाए। अगर एक सदस्य द्वारा भी किया जाता, मान लो 100 लोगों की भीड़ थी, उसमें से एक आदमी भी कर देता है, तो पूरे 99 के 99 लोग, मतलब वो व्यक्ति तो शामिल है ही, और 99 जो लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो भी जो है बलवा के दोषी माने जाएंगे। तो यानी कि बलवा के लिए भी, बलवा भी कब गठित होगा, जब 5 से अधिक लोगों, 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा हो सकता है बलवा। अगर आपसे पूछे कि बलवा गठित करने के लिए सदस्यों की संख्या कितनी है, 5, क्यों 5 है, ऐसा तो इसमें लिखा नहीं है। आप कहोगे लिखा तो है, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है विधि विरुद्ध जमाव, और विधि विरुद्ध जमाव कब गठित होता है, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हो। विधि विरुद्ध जमाव की कंडीशन क्या है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, तो बलवा भी स्वाभाविक सी बात है 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है। तो बलवा भी कब होगा, 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा होगा। अब देखिए सेक्शन 147, अब बात आती है दंड की। इसके लिए दंड है कि भाई बलवा के लिए दंड कितना है। इसमें लिखा जो कोई बलवा करने का दोषी होगा दोनों में से किसी बाधिक कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेम सजा यही, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बलवा करता है तो 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है, ठीक है। 147 में जो है इसका दंड है, 146 में बलवा है और 147 में जो है दंड है। अब बात आ गई भाई इन्हीं का बढ़ा हुआ रूप, आगे इनका बढ़ा हुआ रूप आ जाएगा। ये बलवा कितने में पूछा जाता है, देखिए 141 में क्या था, विधि विरुद्ध जमाव। 142 में क्या था, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। 143 में क्या था, उसका दंड, ठीक। फिर उसके प्रकार आ गए थे भाई 144, 145, 144 में तक घातक आयुधों के साथ और 145 में तक भाई बिखरने का जो है आदेश दे दी गया तो भी बना रहता है, ठीक है। 146 में क्या था, बलवा। 147 में क्या है, उसके लिए दंड। दंड कितना है, यही आपका 2 वर्ष तक का जो है कारावास या जुर्माना या दोनों से जो है दंडित किया जाएगा। अब देखिए बलवे के बड़े हुए रूप आ जाएंगे, आगे इनके प्रकार आ जाएंगे कि घातक आयनों से सज्जित होकर बलवा 148,
सीधा लिख देता हूं, आयुध के साथ बलवा के साथ, अब घातक लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत है, आयुध वैसे ही घातक होते हैं, ठीक है। तो आयुध के साथ बलवा, या कह लीजिए घातक आयुध के साथ जो है बलवा, पूर्ण केवल इतना लिखा है। तो घातक आयुध के साथ बलवा लीजिए, ठीक है, घा बना दीजिए। तो घातक आयुध के साथ अगर कोई बलवा करता है तो कितनी, कौन सी धारा लगती है, फिर 148 लगती है। अगर हथियारों के साथ बलवा किया जाता है, यानी बल और हिंसा का प्रयोग किया जाता है 148 के तहत घातक आयुधों के साथ, तो फिर धारा 148 इसमें जो है लगती है। 1 मिनट। सामान्य बलवा करने पर दंड कितना है, 2 वर्ष, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों। और अगर वही बलवा घातक आयुधों से सज्जित होकर किया जाता है तो इसमें लगा, जो कोई घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में प्रयोग किया जाने पर मृत्यु कारित होना संभव हो, सज्जित होते हुए बलवा का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी माध्यम कारावास जिसकी अवधि कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष और बढ़ जाएगी। इसमें 2 वर्ष था ना सामान्य में, इसमें 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष, ठीक है। इसमें 1 वर्ष और अवधि बढ़ा दी जाएगी। तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 3 वर्ष तक का कारावास, या में ही है, या जुर्माना, या दोनों, ठीक है, दंडित किया जा सकता है। ये कैसे हथियार है, ऐसे हथियार है कि जिससे किसी की मृत्यु हो सकती हो। ये कह रहा है घातक कब माना गया है, घातक तब माना जाएगा जब आप कोई ऐसा हथियार लेके जाते हो जिससे सामने वाले की मृत्यु कारित की जा सकती। अगर सामने वाले की मृत्यु कारित की जा सकती है, आपको ऐसा लगता है वो हथियार इस प्रकार का है, तो उसको धारा 148 के तहत जो है दंडित किया जा सकता है। दंड कितना हुआ, 3 वर्ष तक का कार्य। सामान्य बलवा में 2 वर्ष है, और अगर हथियार के साथ करता है तो 3 वर्ष जो है हो जाता है। 148। अब देखिए 149, 149 जो अपन ने पढ़ा था, विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा। जो अपन ने पढ़ा सामान्य उद्देश्य है 149 में, 149 में भी को भी याद रखना है, ये पूछा जाता है। 149 का ऐसे संबंधित है, सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, ठीक है, सामान्य उद्देश्य। और 34 भी याद रखना है इसके साथ ही, काय से संबंधित है, सामान्य आशय, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये दोनों सेक्शनों को भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 149 में सामान्य उद्देश्य है और 134 में जो है सामान्य आशय है, ठीक। अब आता है धारा 150। 150 कहता है 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भैया जमात, आप जानते थे कि किसी जमाव को बिखरने का आदेश दे दिया गया, फिर भी भीड़ इकट्ठी करे जा रहे हैं, वहां इकट्ठे होते जा रहे हैं। मतलब कोई भी, ये पहले आपने देखा होगा बिखरने का आदेश, तब वो अलग चीज थी, ये अलग, थोड़ा सा अलग है। 151 थोड़ा सा अलग है। 151 में पहले जो अपन ने पढ़ा था बिखर जाने का जो आदेश, कितने में पढ़ा था, 100 आपका जो है 45 में, 145 में, और 151 में। 145 में पढ़ा था। 145 में ये कह रहा था कि जो जमाव है विधि विरुद्ध उसमें बिखरने का आदेश दिया गया है और आप उसमें बने रहते हो, तो 2 वर्ष का था उसमें कारावास। और ये आपका कौन सा है, 151 है, सॉरी 151 ही है। 1 मिनट, पहले 150 रह गया शायद, है ना, 150 रह गया आपका। 150 देखिए पहले, 150 रह गया। 150 है, विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों को भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के लिए प्रति मौन अनुकूलता। ये कह रहा है भैया विधि विरुद्ध जमाव गठित करने के लिए आप क्या कर रहे हो, व्यक्तियों को भाड़े पर ले रहे हो, किराए से ले रहे हो भाई, कि भैया भीड़ बढ़ाने के लिए जो नेता लोग करते हैं ना, भाड़े के लोग ले रहे हैं, किराए के लोग ला रहे हैं, या उसमें आपकी मौन अनुकूलता है, ठीक है। तो ये सामान्य विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में जो है, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति भाड़े पर लेता है तो इसमें क्या किया गया है, क्या कह रहा है, सामान्य रूप से विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में धारा 143 से 144 के अधीन दंडित किया जाएगा। इसमें सामान्य रूप से अगर विधि विरुद्ध जमाव है, मतलब जो भाड़े पे लोग लिए गए हैं और वो सामान्य रूप से विधि विरुद्ध जमाव अगर गठित किया जाता है 143 से 144 के अधीन, तो 143 और 144 के जैसा अपराध है, मतलब 143 वाला अपराध है या 144 वाला अपराध है जो भीड़ है, तो उसी के हिसाब से जो है उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। इसके अलावा भाड़े पे लिए गए व्यक्ति के जो जमाव के सदस्य हैं, भाड़े पे लिए गए व्यक्ति द्वारा जमाव के सदस्य के रूप में
किए जाने वाले अपराध के लिए विहित दंड से जो है उसे दंडित किया जाएगा। विहित दंड इसमें लिखा है, इसमें लिखा है जो किसी व्यक्ति को किसी विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या उसका सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लेगा, वचनबद्ध या नियोजित करेगा, या भाड़े पर लिए जाने का वचनबद्ध या नियोजन करने का संप्रवर्तन करेगा, या उसके प्रति मौनानुकूल बना रहेगा, वह ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के नाते ऐसे भाड़े पर लेने, वचनबद्ध या नियोजन के अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध के लिए उसी प्रकार दंडनीय होगा मानो वह ऐसे विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहा हो या ऐसा जमाव उसने स्वयं किया हो। ये कह रहा है कि भाई जो व्यक्ति दोनों के लिए है दंडित, जो जमाव पे लिए भाड़े पे लेता है, तो अब बात ये आ रही है कि भाई उसको कैसे दंड से दंडित किया जाएगा। तो जैसा उसने विधि विरुद्ध जमाव होगा, अगर वो 143 से रूप से दंडनीय अपराध में आता है तो इसके हिसाब से दंडित होगा। 144 के अधीन आता है मतलब आयुधों के साथ आता है तो उसके हिसाब से दंडित होगा। इसके अलावा जैसा वो अपराध करेगा उसके लिए अलग से दंडित होगा, मतलब जो भीड़ जो अपराध करती है उसके लिए वो अलग से दंडित होगा। तो ये कह रहा है इसके लिए कोई ऐसी सजा नहीं बताई गई, केवल इसमें जितना ये बताया गया है कि अगर कोई भाड़े पे लाता है और वो उन व्यक्तियों द्वारा जिस प्रकार का विधि विरुद्ध जमाव किया जाता है उसी प्रकार से उसको दंडित किया जाएगा, और अगर जिस प्रकार का उन्होंने एक्ट किया, जिस प्रकार का उन्होंने कार्य किया उसके हिसाब से उसको दंडित किया जाएगा। अब देखिए आगे क्या कहता है 150 151, ये है 151। 151 कहता है 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का आदेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना। 151 क्या कहता है, 5 या अधिक व्यक्तियों का जो जमाव है उसको बिखर जाने का जो है आदेश दिया गया था। क्या मतलब है इसका, और धारा 145 में क्या अंतर है? धारा 145 में कितनी सजा थी भाई, 2 वर्ष थी, और यहाँ कितनी सजा है? ये जानते हो कि किसी जमाव को बिखर जाने का आदेश दिया जा चुका है, उसमें शामिल होना या बने रहना। ये कह रहा है कि जो कोई 5 या अधिक व्यक्तियों को के किसी जमाव में जिसमें लोक शांति में विघ्न कारित होना संभव हो, ऐसे जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि पूर्वक दे दिए जाने पर जानते हो सम्मिलित होगा या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ कितनी सजा है? यहाँ केवल 6 माह तक की, या जुर्माना या दोनों। और 145 में कितनी थी? 2 वर्ष। 145 में कितनी थी? 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। यहाँ क्या कह रहा है 151 में 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने के पश्चात, ठीक है। और 145 में क्या कह रहा था, यह जानते कि विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का, ये कह रहा था विधि विरुद्ध जमाव, ये कह रहा है 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का विधि विरुद्ध जमाव। ये कह रहा है कि भाई जो जमाव था उसको आपको पता है कि इस जमाव को हटने का, मान लो एक कोई जमाव था, उस जमाव को आदेश दे दिए गए कि भैया बिखर जाइए, और आपको पता पड़ेगा बिखरने का आदेश, ये फिर भी चले गए उसमें, फिर भी शामिल होते हैं उसमें। तो इस प्रकार का अगर आप अपराध करते हो, भीड़ बढ़ाते हो वहां जाके, और जबकि आप जानते हो कि जमाव को हटने का आदेश दे दिया, अवैध है, जमाव में नहीं जाना है, तो ऐसे लोगों को 6 माह तक का कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें पहले से जो आप जानते थे शामिल थे, भीड़ में शामिल थे, और भीड़ में शामिल थे, इसमें दोनों में अंतर ये है कि इसमें आप भीड़ में पहले से शामिल होकर चले जा रहे हो, और फिर उसमें आदेश दिया जाता है कि वो आप हट जाएगी, और नहीं हटते तो उसमें 2 वर्ष सजा। यहाँ आपको पता है कि भाई जो जमाव है बिगड़ने का आदेश दिया, फिर जाके उसमें शामिल होते हो या बने रहते हो, दोनों में अंतर बस इतना सा है। यहाँ आप पहले नहीं थे लेकिन आपको पता है कि आदेश दिया गया है, समूह का आदेश निकाल दिया है किसी ने, कि कोई भी सक्षम अधिकारी ने या सरकार ने, और आप जाके उसमें फिर भी क्या करते हो, सहयोग देते हो, अपना शामिल होते हो, बोले हम तो आ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लोगों को 6 माह तक का कारावास या जुर्माने या दोनों से जो है दंडित किया जाएगा, ठीक है। इसमें इसमें एक चीज और लिखी स्पष्टीकरण में, यदि वह जमाव धारा 141 के अर्थ के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव हो तो अपराधी 145 के अधीन दंडित किया जाएगा। ये भी स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि अगर आपका जमाव 141 के अधीन है तो फिर 151 के अधीन दंडित नहीं होगे, आप 145 के अधीन दंडित होगे। मतलब जो जमाव में आप शामिल थे उसमें बिखर जाने का आदेश दिया जाता है और आप बने रहते हैं, तो फिर आपको 151 का दंडित नहीं किया जाएगा, 145 के तहत आपको दंडित किया जाएगा। अगर 141 वाला अपराध किया है तो 145 के अधीन दंडित किया जाएगा, ये किया लिखा है उसमें। 152 कहता है लोक सेवक जब बलवा इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला या उसे बाधित करना। 152 क्या कह रहा है,
152 कह रहा है कि भाई बलवा को दबा रहा था, लोक सेवक की ड्यूटी है बलवा को दबाना, ठीक है, और आप क्या करते हो, उस पर हमला आदि करते हो, तो इसमें सजा 3 वर्ष है, 3 वर्ष या जुर्माना या दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। अगर लोक सेवक जो है क्या कर रहा है, जो विधि विरुद्ध जमाव था या बलवा था, विधि विरुद्ध जो बलवा है उसको क्या कर रहा है लोक सेवक, उसको हटाने का प्रयास कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, और आप क्या करते हो, उस लोक सेवक पर ही हमला कर देते हो, है ना। तो लोक सेवक पर बलवा इत्यादि को दबा रहा है, उस पर हमला करना है या उसे बाधित करना है, उसके काम काज में बाधा डालते हो, तो फिर 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने या दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है। 153 क्या कहता है, बलवा बनाने कराने के आशय से स्वैरता से प्रकोपन देना, यदि बलवा किया जाए यदि बलवा ना किया जाए, 2 प्रकार की सजा है इसमें। 153 एक तरीके से जो भावना भड़काने वाली बात कह रहा है कि बलवा कराने के लिए प्रकोपन देना, प्रकोपन देना, बलवा के लिए प्रकोपन, बलवा के लिए प्रकोपन मतलब दूसरे की भावना भड़काना। कई लोग होते ना, खुद कुछ नहीं करेंगे, दूसरों को भड़काएंगे कि बोले ऐसा हो गया, बोले खतरे में है देश, खतरे में समाज है, खतरे में लोग हैं, आप जाके ऐसा करिए, आप कैसे लोग हो, मतलब आपकी भावना भड़का रहे। अरे इतने ही देश प्रेमी हो और इतने ही ज्यादा राष्ट्रभक्त हो, इतने ही ज्यादा धार्मिक हो, तो खुद जाके क्यों नहीं लड़ते, दूसरों को क्यों लड़ाते हो। तो ये वही लोग हैं जो दूसरों की भावनाएं बढ़ाते हैं, खुद कुछ नहीं करते। खुद आप खुद की छवि आपके समक्ष ऐसे बनाएंगे जैसे इनसे बड़ा तो भाई भक्त कोई है नहीं। तो ये उसी प्रकार के लोग हैं जो दूसरों की भावनाएं भड़काते हैं और उनसे काम कराते हैं और खुद बच जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए सजा की बात कह रहा है जो दूसरों की भावना भड़काते हैं, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की भावना भड़काता है, वो बलवा कराने के लिए प्रकोपन देता है, इसमें 2 प्रकार की बातें हैं। जो काम का वो प्रकोपन दे रहा है, अगर वो काम कर दिया जाता है और अगर नहीं किया जाता है। अगर वो बलवा हो जाने पर, अगर मान लीजिए वो अपराध हो जाता है जिसका उसने प्रकोपन किया है, तो इसमें 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना है, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, ठीक है। 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना किसको, इसको जो प्रकोपित दे रहा है, इस व्यक्ति की बात हो रही, इसको। अगर अपराध हो जाता है तो 1 वर्ष तक का कारावास भोगेगा, और अगर मान लो नहीं होता तो इसका आधा भोगेगा, 6 माह तक का कारावास या जुर्माना होता है अगर, ठीक है। और ये कह रहा नहीं होता है, 2 कंडीशन है, नहीं होता है तो 6 माह, 6 माह तक का कारावास या जुर्माना, ठीक है। ये दोनों, ये प्रकोपित करने वाले व्यक्ति के बारे में जो लोगों की भावना भड़काता है, ठीक। अब आता है धारा 153 ए और जुड़ गया है, 153 ए सेक्शन 153 ए, ये धार्मिक भावनाओं की बात आ गई। जो ऊपर था ना, ये मैंने कहा ना इसी से जुड़ा हुआ है, तो एक अलग से जुड़ जाए। अधिकतर ये धार्मिक भावनाओं में ही होती हैं ये चीजें, लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो उसी की कह रहा है, धर्म मूलवंश जन्मस्थान निवास भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता या संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रभाव, कुल मिला के जो भाईचारे की भावना होती है उसको छिन्न भिन्न करने वाले अपराध हैं। 153 में कैसे अपराध हैं, जो आपसी लोगों के भाईचारे वाले रिश्ते होते हैं उनको छीनने में, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो, चाहे वो जन्म स्थान के आधार पर हो, चाहे वो मूल स्थान निवास स्थान के आधार, किसी भी आधार पर हो सकते हैं भेदभाव। धार्मिक आधार पर भी भेदभाव हो सकता है, आपके आप कह सकते हो जैसे पहले चला था कि महाराष्ट्री हैं बोले वहां से बिहारियों को भगाओ, और जगह के लोगों को भगाओ, यूपी वालों को भगाओ। तो ये जो मुहिम है मूल वंश वाली, जाति की आपकी जो क्या कहते हैं धर्म वाली, है ना, ये अन्य प्रकार के भी हो सकते हैं। तो वो शत्रुता जो फैलाया जाता है, घृणा जो फैलाई जाती है, उसके बारे में ये धारा जो है जोड़ी गई है। अब बात वही है, चाहे बोलकर किया जाए, चाहे लिख कर किया जाए, जैसा होता है, चाहे धार्मिक रूप से किया जाए, है ना। तो धर्म मूल वंश के आधार पर निवास स्थान पर विभिन्न समुदायों को भी, मतलब एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ाना, है ना, आपस में जो है क्या कहते हैं संबंधों को बिगाड़ना, या विभिन्न समूह के बीच जो है जो आपसी अच्छा माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश करना, ये सब चीजें इसमें आएंगी। धार्मिक स्थल या धार्मिक कर्म में लगे हुए लोगों के खिलाफ बातें करना, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। केवल इसमें दंड देखना है, तो इसमें दंड कितना है, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से जो है दंडित किया जाएगा। साधारण इसमें 2 प्रकार के दंड है, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, ठीक है, से उसे दंडित किया जाएगा।
और अगर यही जो कार्य जो ऊपर वाला है, इसका दूसरा जो क्लॉज कहता है उपधारा, किसी धर्म स्थल में करना या धार्मिक कर्म में लगे हुए किसी जमाव में करना, तो सजा पड़ जाएगी। मतलब यही सारा जो भावना उकसाने वाली है, जो सौहार्द बिगाड़ने वाली बात है, अगर यही काम अगर ऐसे लोगों के साथ किया, मतलब धार्मिक स्थल में बैठ के करते हैं, लोगों की भावनाएं भड़का रहे हैं, या कोई लोग जो धार्मिक पूजा वगैरह में लगे हुए उनकी भावना भड़का रहे हैं, उनको आहत करने की बात कर रहे हैं, कर्म में, मतलब आप पूजा पाठ कर रहे हो, आपको भड़का रहे हैं, बोले ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो यहाँ जो सजा 3 वर्ष से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष। 5 वर्ष हो जाएगी सजा, 3 वर्ष से बढ़ कितनी हुई है, 5 वर्ष, और प्लस जुर्माना। ठीक, ठीक है, 3 वर्ष से बढ़कर सजा कितनी हो जाएगी, अगर यही काम अगर धार्मिकता को पिक्चर करते हो, चाहे मंदिर में बैठ के करो, मस्जिद में बैठ के करो, या आप ऐसे लोगों के खिलाफ करो जो धार्मिकता, मतलब जो पूजा पाठ कर रहे हैं या अपनी जो भी काम करते हैं जो पूजा पाठ से संबंधित है वो कर रहे हैं, उन लोगों को भड़काओ, तो ये सजा 3 वर्ष से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया धार्मिकता। इसके अलावा एक और धारा जुड़ी है इसमें, 153 AA हो गया है इसी का, 153 AA। एक मिनट, 153 AA काय में है, एक मिनट, इसमें लिखा है नई धारा 153, हाँ ये लिखा है, काका किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाना या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण या आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेना, कुल मिला के सामूहिक ड्रिल है ये, सामूहिक ड्रिल। ड्रिल का मतलब होता है हथियारों सहित, जो आप हथियार लहराते हो ना, परीक्षण कर रहे हो, बढ़िया गोलियां चल रही हैं आसमान में और निकले चले जा रहे हैं जुलूस, उसके लिए है ये सामूहिक ड्रिल। बस इतना याद रखना कि ये जो धारा 153 AA है, ये काय पे रोक लगाती है, ये सामूहिक ड्रिल पर जो है रोक लगाती है। मतलब आप ऐसा नहीं कि लहराते हुए हथियार लेते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है, अगर इस तरीके से आप शामिल होते हैं, कोई अधिसूचना वगैरह जो है, 153 का मतलब 144 से है, जो 144 के अधीन जो है कोई अधिसूचना वगैरह जो है निकाली गई है, कोई अधिसूचना वगैरह निकाली गई है, उसके आदेश को उल्लंघन में जो है आप किसी आयुधों को लेकर चलते हैं, सामूहिक ड्रिल करते हैं, हथियार लहराते हुए चले जा रहे हैं, तो उसके लिए तो कैसी सजा है इसमें, केवल 6 माह तक का कारावास या 2000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 6 माह तक का कारावास या 2000 रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। इतना ही है, हाँ 6 माह तक का कारावास ड्रिल है, मतलब हथियारों से जो सवार जुलूस निकलते हैं ना उनके लिए है। 144 के आदेश के उल्लंघन में, 144 का आदेश है और आप फिर भी लेके निकल रहे हो, जब 144 का आदेश दे रखा है, स्वाभाविक सी बात है कि हथियार लेके नहीं चल सकते, आप रोक लगा रखी है, और फिर भी आप क्या कर रहे हो, हथियार लहराते हुए चले जा रहे हो, तो ऐसे व्यक्तियों को 6 माह तक का कारावास या 2000 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। कौन व्यक्ति है, सीधा याद रखो कि जो धारा 144 का उल्लंघन करते हैं वो वाले व्यक्ति कहाँ पे दंडित होते हैं, 153 AA में, 153 AA में उनको दंडित किया जा सकता है। अब आता है 153B, 153B ही है जी, 153B, 153B कहता है राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, ये याद रखना सेक्शन पूछा जाता है, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई लांछन वगैरह कोई व्यक्ति जो लगाता है, किस तरीके से लगा सकता है ये तो आप जानते हैं, बोलकर लगा सकता है, शब्दों द्वारा लगा सकता है, संकेतों द्वारा लगा सकता है, दृश्य रूपण द्वारा लगा सकता है, राष्ट्र एवं संविधान के प्रति किसी समुदाय की श्रद्धा एवं निष्ठा पर सवाल उठाना, कुल मिला के संविधान पर सवाल उठाना, आपकी जो राष्ट्र के प्रति जो भी श्रद्धा की चीजें उस पर सवाल उठाना, है ना, और राष्ट्र की निष्ठा पर, किसी की निष्ठा पर सवाल उठाना, है ना, किसी समुदाय के सदस्यों को या भारत के नागरिक के रूप में जो है अधिकार ना दिए जाने या अधिकार छीने जाने का प्रख्यान या प्रचार, मतलब ये सारी चीजें इसमें आती हैं जो भारत को कुल मिला के ये मान लीजिए इस तरीके की बातें हैं जो भारत को बदनाम करती हैं, ठीक, जिससे भारत का नाम खराब होता है।
तो इस प्रकार की अगर कोई गतिविधियां कोई व्यक्ति करता है, दो समुदायों को आपस में भिड़ाता है ना, भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनका अपमान करता है, भारत के संविधान का अपमान करता है, या उसमें अनास्था दिखाता है ना, कि हम नहीं मानते, तो इस तरीके की अगर कोई व्यक्ति बातें करता है तो वो धारा 153 बी के तहत दोषी माना जाता है। ऐसा व्यक्ति को कितना दंड है, इसमें भी 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना है, सीधा लिखेंगे 3 वर्ष, ठीक, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और अगर इसी अपराध को 153 बी वाला जो अपराध है, यही वही बात आ जाती है, अगर धर्म स्थल पे किया जाता है या धार्मिक कृत्य में लगे हुए किसी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, तो वो सजा हो जाती है 5 वर्ष, ठीक है, प्लस जुर्माना 5 वर्ष हो जाती है। जब यही काम कैसे किया जाता है, धार्मिक स्थल में लगे, इसका भी दूसरा क्लॉज जो है वो यही कहता है, धार्मिक स्थल पर या धार्मिक स्थल में लगे हुए व्यक्तियों के विरुद्ध किया जाता है तो बन जाता है। अब देखिए पूरा देख लीजिए इस चैप्टर को, ज्यादा कोई खास नहीं ना इसलिए। अब 154 देखिए, सेक्शन 154 जो 154 है, 154 154, केवल इसको देख लीजिए। ये कह रहा है जिस भूमि पर विधि विरुद्ध जमाव या बलवा किया गया हो, उसके स्वामी, अधिभोगी या हितधारी द्वारा निकटतम पुलिस थाने को यथाशीघ्र सूचना देना, ये जिम्मेदारी। जिसकी भूमि पर बलवा होता है उसकी जिम्मे, मान लीजिए आपका खेत था और वहां कोई भीड़ इकट्ठी हुई, कोई आयोजन चल रहा था, बलवा हो गया, दंगा हो गया, मतलब बलवा हो गया, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती कि उसकी सूचना निकटतम पुलिस थाने को दे। और सीधी सी बात है, अगर आप सूचना देने में क्या करोगे, लापरवाही दोगे, सूचना है कुल मिला के, और ये किसके द्वारा सूचना है, जिसकी भूमि है उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो व्यक्ति जानता है वो बात अलग है कि वो जानते ही नहीं है, हाँ अगर वो जानता है तो उसको जो है सूचना देनी पड़ेगी। अगर वो लापरवाही करेगा तो भाई इसको दंडित, भाई अब चूंकि सूचना ही देने में तो बेचारे ने लापरवाही की तो उसे जेल तो नहीं डालते सकते ना, तो केवल जुर्माना लगा सकते हैं उस पर, कितना, 1000 रुपए का, 1000 रुपए का क्या लगा सकते हो उस पर जुर्माना। अब आपकी भूमि थी, आपका खेत था, वहां आयोजन चल रहा था, आपको पता था और आपने सूचना नहीं करी, लापरवाही बरती, है ना, आपकी क्या जिम्मेदारी कि भाई या तो निकटतम पुलिस थाने जाइए या कोई मजिस्ट्रेट हो निकटतम उसके पास चले जाइए, तो मोस्टली पुलिस थाने ही जाते हैं, तो निकटतम जो पुलिस थाने वहां जाकर क्या करो, इसकी यथाशीघ्र सूचना दो, नहीं दी तो 1000 रुपए का फाइन आपको भरना पड़ेगा। अगर उस प्रकार का जो है बलवा आदि हो जाता है, किसी स्थान पे हो चुका है, तो उसकी सूचना अगर आपने नहीं दी तो इसमें क्या होगा, आपको जो है जुर्माना देना पड़ेगा। तो दोनों व्यक्ति हैं इसमें, भूमि का स्वामी या अधिभोगी, जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। इसको कहते हैं रिस्पोंडेंट सुपीरियर, इसको ये भी लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा, आप रिस्पोंडेंट सुपीरियर, रिस्पोंडेंट सुपीरियर का क्या अर्थ होता है, जब आप टॉर्ट पढ़ेंगे उसमें आपको जो शब्द मिलेगा रिस्पोंडेंट सुपीरियर, मतलब कई बार ऐसा होता है कि नौकर कोई कार्य करता है और मालिक को दोषी ठहराया जाता है, तो ये उसी पे आधारित है ये धारा, रिस्पोंडेंट सुपीरियर, जो बड़ा होता है, जो वसूल सकते हैं जिससे, जो दे सकता है उसी से तो दिया जाएगा। आपने कोई नौकर रखा, उस नौकर ने कोई गलती कर दी, अब नौकर से आप क्या हर्जाना वसूलोगे, वो तो अपना ही नहीं खर्च चला पा रहा, तो अगर नौकर किसी के नियोजन में था तो उसके मालिक को दोषी माना जाएगा। तो ऐसा ही ये है सिद्धांत कि भाई जिसकी जमीन है, जो अधिभोगी है या जिसकी जमीन है, उसी को दोषी माना जाएगा कि भैया, तो इसमें उसको क्या लगाया जाएगा, उसको जुर्माना लगाया जाएगा, 1000 रुपए इसकी जिम्मेदारी थी, आप बताते, आपकी भूमि है, तो रिस्पोंडेंट सुपीरियर के नाम से भी कह सकते हैं, इसको आप याद रखने के लिए, वैसे कुछ पूछा तो नहीं जाता लेकिन याद रख सकते हैं। 155 कहता है उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया है, ये कह रहा है जिसके फायदे के लिए बलवा किया है, जिसके फायदे के लिए क्या किया है, बलवा किया है, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए बलवा किया गया है, तो उस व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी होगी भाई, जिस व्यक्ति के फायदे के लिए किसी भूमि पर बलवा किया जाए या उस अपनी शक्ति या सामर्थ्य के अनुसार बलवा ना दबा दे, ठीक है, तो ये कह रहा है कि तुम्हें कैसे दंडित किया जाएगा, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसमें लिखा जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए जिसकी ओर से बलवा किया जाए, जो किसी भूमि या जिसके विषय में ऐसा बलवा हो, स्वामी या अधिभोगी हो, या जो ऐसे भूमि में या बलवे में पैदा करने वाले किसी विवादित विषय में
कोई हित रखने का दावा करता हो या जो उसके लिए फायदाप्रद, कुल मिला के फायदाप्रद हो, कुल मिला के कोई भूमि हो उसकी हो, उसने दबाया नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे दंडित किया जाएगा, जुर्माने से दंडित। अब जुर्माना इसमें शायद रकम नहीं खोली है कि कितनी रकम से जो है दंडित किया जाएगा, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको कैसे दंडित किया जाएगा, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उसको क्या लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा, जिसके भी फायदे के लिए बलवा किया जाता है या जिसकी भूमि है उसके फायदे के लिए है। तो कुल मिला के जिसके फायदे के लिए, जिसकी भूमि है उसने हटाने की कोशिश नहीं की उसके फायदे के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को फिर जुर्माने से दोषी ठहराया जाएगा। 156 कहता है उपरोक्त व्यक्ति उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया गया है। अभिकर्ता का दायित्व जो अपन पढ़ रहे थे ना रेस्पोंडेंट सुपीरियर, वो ये चल रहा है। ये अभिकर्ता का दायित्व, स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व, उसके एजेंट का क्या दायित्व है, ये लिखा है कि उपरोक्त व्यक्ति के अभिकर्ता प्रबंधक द्वारा बलवे को अपनी सामर्थ्य के अनुसार न दबाना या रोकना। 154 ही पढ़ रहे हैं, 154 156 देखना, सॉरी 156 देखना है। 156 156 कहता है वो स्वामी अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है, जिसके फायदे के लिए क्या किया जाता है, बलवा आदि किया जाता है, तो उसका क्या जिम्मेदारी होगी। ये कह रहा है जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या ऐसे व्यक्ति की ओर से बलवा किया जाए जो किसी भूमि का, जिसके विषय में शब्द की सब में एक ही बात है, जो उसकी हेडिंग है वही पर्याप्त है। ये कह रहा है जब उस स्वामी या अधिभोगी की अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी है जिसकी भूमि है कि भैया उसको रोका जाए। अगर वो नहीं रोकता है तो वो भी जुर्माने से दोषी होगा। जैसे जुर्माना लगाया जाता है तो उसको भी जुर्माने से ही क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा, चाहे मालिक हो चाहे अभिकर्ता। जो अपन ने पहला एक बात का ना रिस्पोंडेंट सुपीरियर, उसकी बात है। आपका अभिकर्ता कर रहा है आपकी तरह से, आप नहीं कर रहे तो भी आप दोषी हो, मालिक तब भी दोषी होगा। आप खुद ना करके अपने एजेंट के द्वारा करा रहे हो कोई काम, अपने फायदे के लिए करा रहे हो, तो भी मालिक जिम्मेदार होगा। और काय से जिम्मेदार होगा, जुर्माने से। ये जुर्माना लगेगा, उस पर पहले ही पढ़ चुके हैं, जो जुर्माने से वो दोषी होगा। आगे है 157 विधिविरुद्ध जमाओं के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्ति को संश्रय देना। 157 कहता है संश्रय देना। ये भाड़े वाले व्यक्ति थे उनको संश्रय देने की बात कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भाड़े पे लाया जाता है, काय के लिए लाए गए थे, जो भाड़े पे के विधि विरुद्ध जमावत शामिल होंगे, तो ऐसे लोगों को 6 माह तक का कारावास या जुर्माना, 6 माह का कारावास है या जुर्माना है। ये कोई खास इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, बस इसको थोड़ा पढ़ लेना है, इसलिए अपन उनको ऐसे ही देख रहे हैं। 157 कहता है विधि विरुद्ध जमाओं के लिए भाड़े पर, 157 होंगे, अब 158 आ जाता है। 158 कहता है विधि विरुद्ध जमाओ या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना। ये उन व्यक्तियों के लिए जो भाड़े पर जाते हैं, ये उस व्यक्ति के लिए जो आश्रय देता, रोटी पानी की व्यवस्था करता है, ठीक है। और 158 काय के लिए है, 158 उनके लिए है जो किराए पे जाते हैं। कई लोग रहते हैं ना, बेरोजगारी बहुत है देश में, तो बोले चलो रैलियों में पैसा मिलेगा, 1000 का नोट मिलेगा, 2000 मिलेगा, खाना अलग मिलेगा, तो लोग चले जाते हैं। क्या करें, देश में बेरोजगारी है तो चले जाते हैं। ऐसे ये वो लोग हैं, ये जो भाड़े पे जाते हैं बलवे में शामिल होने के लिए। तो इनको कितना सजा होगी, सामान्य रूप से तो 6 माह तक का कारावास या जुर्माना है। सामान्य रूप से 6 माह तक का कारावास या जुर्माना, ठीक है, अगर केवल शामिल होने गए हैं, भाई कुछ नहीं हुआ है। और अगर मान लीजिए यही लोग जो है सशस्त्र शस्त्र के साथ जा देंगे, भैया अपने हथियार भी ले आना, तो वही स्वाभाविक सी बात है 2 वर्ष हो जाएगी, 2 वर्ष तक का हो जाएगा, या जुर्माना या दोनों से दंडित किए। सामान्य रूप से जाते हैं, निहत्थे जाते हैं तो 6 माह, और अगर हथियारों के साथ जाते हैं बलवा में, किराए के हैं, किराए के लोग हैं ये, तो किराए के लोग हैं ये जाते हथियार लेके, तो भैया 2 वर्ष तक का कारावास और या जुर्माना या दोनों से ऐसे लोगों को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। अब 149 और 160 जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बीच के सेक्शन मैंने बताया ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लिए अपने नॉलेज के लिए। इनमें से कोई सेक्शन आता नहीं है, केवल सेक्शन आपका 141 आपको याद रखना है, 142 याद रखना है, 143 याद रखना है, ठीक है। 153 कौन सा था आपका, 53 ही था। 153 ए बी और जो जुड़े हुए हैं बी, ए डबल ए और ए बी, ये 2 सेक्शन आपको ये याद रखने हैं। ये सेक्शन वाइज पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको 149 याद रखना है, ठीक है, 149 याद रखना है,
ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा आपको जो है 149 और 160 याद रखनी है, बस इतना ही सा आपको याद रखना है इस जो चैप्टर है उसमें, केवल इतना सा याद रखना है। ये तो सब पढ़ा हुआ है अपने कि भाई कितना होगा, ठीक है। बाकी कोई इसमें से पूछता नहीं है कोई भी चीज, ठीक है। इसमें से कोई इतना ज्यादा आता नहीं, केवल जो मैंने बताया केवल वही सेक्शन आपको याद रखने, एक बार नॉलेज के लिए पढ़ना था, बाकी कुछ इसमें से पूछा नहीं जाएगा, ना दंड पूछेंगे ना कुछ पूछेंगे। हाँ कभी कभार सेक्शन अगर पूछना चाहे तो थोड़ा बहुत एक आध कोई सेक्शन पूछ सकते हैं, बाकी कोई क्वेश्चन इनमें नहीं बनता। हाँ 149 160 ये तो आप जानते इंपॉर्टेंट ही। 150 ने हमेशा दंगे पे क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, एक क्वेश्चन पक्के में दंगे पे आता है, एक आध साल छोड़ के आता ही है दंगा। ये मान के चलो दंगा का पेटेंट दंगा आता ही है, वो पूछेंगे ही दंगा पे आपसे, चाहे वो धारा पूछे चाहे वो पनिशमेंट पूछे, कुछ भी पूछे वो दंगा से पूछते ही है। अब देखिए इसमें लिखा है जबकि दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब वह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। तो भाई दंगा कैसे स्थान पे हो सकता है? लोक स्थान। दंगा करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि पहला कैसा स्थान होना चाहिए? लोक स्थान होना चाहिए, यानी कि दंगा प्राइवेट स्थान पे नहीं हो सकता। दूसरी बात कि दंगा करने के लिए दो व्यक्ति तो कम से कम होने ही चाहिए भाई। दंगा करने के लिए दो या अधिक व्यक्ति, कितने व्यक्ति हो सकते हैं? या अधिक दो या अधिक व्यक्ति होना जरूरी है। अकेला व्यक्ति थोड़ी ना दंगा कर ले, आप अकेले चिल्लाते रहो थोड़ी ना दंगा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता अकेले व्यक्ति द्वारा दंगा? अरे हम रोड पे जाके चिल्लाने लगे तो क्या दंगा नहीं होगा दंगा। क्यों नहीं होगा अकेला व्यक्ति? क्योंकि इसमें लिखा लोक शांति में विघ्न डालते हो। जबकि दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर, अब आप कहोगे अकेला व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता, ये शब्द आया है लड़कर। अकेला व्यक्ति क्या लड़ सकता है खुद से? नहीं लड़ सकता ना, लड़ने के लिए तो दो तो चाहिए ना, इसलिए ये शब्द आया लड़कर। तो अकेला व्यक्ति तो लड़ नहीं सकता। आप कोई कह के नहीं लोक शांति में विघ्न तो हो ही रहा है, इसमें लिखा है कि भाई लोक स्थान में लोक शांति में विघ्न करते हैं। लोक स्थान में क्या करते हैं? विघ्न करते हैं, लोगों को दिक्कत होती, न्यूसेंस करते हैं जाके। अब आप कहोगे भैया अकेला मैं जाके लोक स्थान में चिल्लाऊं, बोले दंगा हो गया, क्यों? बोले लोक शांति में विघ्न तो हो रहा है, दंगा क्यों नहीं? क्योंकि दंगे के लिए लड़ना शब्द आया है, और लड़ने के लिए दो व्यक्ति चाहिए, अकेला तो लड़ नहीं सकता, इसीलिए दो या अधिक व्यक्ति, ठीक है, ये शब्द आया है। तो याद रखें लड़कर। कैसा स्थान पे लड़ते हैं? लोक स्थान पे लड़ते, ठीक है, लोक स्थान में लड़ते। और लोक स्थान में लड़कर क्या करते हैं? लोक शांति में विघ्न डालते हैं। लोक शांति, लोक शांति मतलब एक तरीके से माहौल बिगाड़ करते हैं, तो लोक शांति में विघ्न डालते हैं जब व्यक्ति, तो ये माना जाता है कि वो व्यक्ति क्या करते हैं? दंगा करते हैं। अब बात आती है कि बलवा और दंगा दोनों चीज याद है ना। बलवा भी आपने देखा 146 है ना, 146 में ये बलवा, 146 बलवा, और आपका आ गया ये दंगा, है ना। तो दंगा और बलवा में क्या अंतर है? दंगा बलवा के लिए ये वाला ही अंतर सबसे महत्वपूर्ण है। दंगे के लिए लोक स्थान जरूरी है, लेकिन बलवे के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लोक स्थान हो तो ही बलवा होगा, प्राइवेट स्थान में भी हो सकता है। अभी अब आप कहोगे ये कहाँ लिखा है कि बलवा प्राइवेट स्थान में हो सकता है? ये तो कहीं अपन ने पढ़ा नहीं। इसमें तो चलो लिखा है कि लोक स्थान में हुआ, बलवे में कहाँ पढ़ा? बलवे में अपन ने नहीं पढ़ा अभी कि भाई प्राइवेट भूमि पे करता है, किसी की आपके कब्जे की भूमि है उसमें करता है, इसका मतलब प्राइवेट स्थान में भी हो सकता है, कहा है ना। तो किसी की भूमि है, आपकी भूमि है, आपका खेत है, वहां दंगा होता, वहां बलवा होता है और आप जानकारी नहीं देते उसकी, इसका मतलब ये कि प्राइवेट स्थान में भी होता है। तो बलवा दोनों जगह हो जाता है, चाहे लोक स्थान हो चाहे प्राइवेट स्थान हो, लेकिन दंगे की आवश्यक शर्त है पब्लिक प्लेस। अब आप कहोगे भाई दंगा घर, अभी आप घर में दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के घर में, दूसरे को मार पीट करो, गाली गलौज करो, कुछ भी करो, लोगों को क्या लेना देना, अपने घर में लड़ते रहो, तो वो दंगा नहीं है। दंगा लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध है। काय के विरुद्ध? लोक प्रशांति के विरुद्ध। दूसरों को न्यूसेंस करना, दूसरों को दूसरे आपसे डिस्टर्ब हो जो आप लड़ाई कर रहे हैं, तो दंगे में लड़ना जरूरी, ठीक है। पास एक उदाहरण आता है, एक उदाहरण आता है इसमें कि दो भाई सार्वजनिक स्थान पर बिना लड़े क्या करते हैं? एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं, जिससे लोक शांति में विघ्न पैदा होता है। क्या उन्होंने कौन सा अपराध किया? ये एक उदाहरण आता है। तो भाई साहब लड़ना जरूरी है, अगर बिना लड़े अगर आप गाली गलौज कर रहे हो तो दंगा नहीं है। मैं खड़ा हो गया, कोई और खड़ा हो गया, मान लो आप खड़े हो गए, हम दोनों बीच में ट्रैफिक पे गए, ट्रैफिक सिग्नल पे गए, वहां एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, बिना लड़े गाली दे रहे हैं, लोक शांति भी भंग, स्वाभाविक सी बात है, गाली गलौज करेंगे लोक शांति भंग होगी, तो क्या दंगा बनेगा? दंगा नहीं बनेगा, क्योंकि दंगे में लड़ना जरूरी है, गुत्थम गुत्थी नहीं होगी,
तब तक दंगा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जरूरी शब्द है। लड़ना जरूरी, वास्तविकता में लड़ना जरूरी है, केवल मौखिक लड़ना जरूरी नहीं है, हाथ पैर चलाना भी जरूरी है आपस में। तो याद रखें, वास्तविक लड़ाई जरूरी है। वास्तविक लड़ाई से जो गुत्थम गुत्थी होती है ना, वो जरूरी है, तभी दंगा बनेगा। और लोक स्थान होना भी जरूरी है। घर में करते रहिए गुत्थम गुत्थी तो नहीं बनेगा। लोक स्थान हो, वास्तविक रूप में आप लड़े, और लोक शांति में विघ्न हो, तीनों चीजें जरूरी। अब देखिए दंड, 160 में इसके लिए दंड है कि दंगा करने के लिए दंड, जो कोई दंगा करेगा दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 1 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 100 रुपए तक का हो सके, या दोनों से दंडित किया। इसका दंड बहुत पूछा जाता है। दंड कितना है? 1 माह तक का कारावास या 100 रुपए तक का जुर्माना। ये जुर्माना ही पूछा जाता है। अपने इतना पढ़ लेते ना तो भूल जाते हैं, अधिकतर कई बच्चे भूल जाते हैं कभी 1 माह। वो मोस्टली क्या पूछता है, वो ये नहीं पूछता कि कितनी सजा हुई, वो ये पूछता है कि दंगा करने के लिए कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, कितना, ये पूछता 1000 रुपए 100 रुपए। तो वो दिमाग में यही नहीं रहता कि हाँ 100 रुपए भी हो सकता है, दंगा के लिए कितना जुर्माना, 100 रुपए। तो यही पूछा जाता है अधिकतर। 1 माह तो याद रहेगा, ये नहीं रहता है लोगों को याद रहता है दिमाग में 1000 होगा। 1000 नहीं, कितना है, मात्र 100 रुपए। तो इम्पोर्टेंट है ये दोनों, ये दंड भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको जो है देखना है। अब अगला चैप्टर जो है कल से देखेंगे अपन, 166 वाला जो आपका जो है अध्याय 9 है, ये कल से देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।